अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। सबसे पहले तो आज आपको ज़ाहिर है कि मुबारकबाद देंगे अरशद नदीम की ज़बरदस्त कामयाबी के ऊपर। अरशद नदीम जो कि पाकिस्तानी एथलीट, जिन्होंने ना सिर्फ ये कि ओलंपिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बल्कि इन ओलंपिक्स में कोई 32 साल के बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। पहले तो माजरत कि इस मौजू के ऊपर मैं खासा मेरा ख्याल है लेट ही आई हूँ आपके सामने, और सब लोग इस पे तकरीबन बात भी कर चुके हैं, बात हो रही है, लेकिन इसके कुछ और पहलू हैं जो आपके सामने रखेंगे इस व्लॉग में। इसके साथ साथ जनाब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का फ़ैसला आया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। ये किसी और केस में उन्होंने बेसिकली फ़ैसला जारी किया, लेकिन उसका एक जो पैराग्राफ है वो बड़ा मीनिंगफुल है। वो क्यों मीनिंगफुल है आपके साथ शेयर करूँगी। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा भी आज बड़े बदले बदले रिमार्क्स दे रहे थे, तो ज़रा उनके रिमार्क्स को भी चेक करेंगे कि क्या मामला है। इसके साथ साथ जनाब आज अज़हर मशवानी साहब के जो भाई हैं, उनके केस के हवाले से मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं वो समाअत कर रहे हैं। अब ये केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग चुका है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक अहम शख्सियत जो हैं वो पाकिस्तान आई हैं, उनके पाकिस्तान आने को किस तरह से देखा जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी थोड़ी मुख्तसर सी बात करूंगी अरशद नदीम के हवाले से। वैसे तो बात पूरी करनी चाहिए, फुल मेरा ख्याल है व्लॉग इस पे होना चाहिए, क्योंकि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को इस तरह की कोई खुशी नसीब हुई है। और खेलों के मैदान में पाकिस्तान जिस तरह पीछे से पीछे ही जाता जा रहा था, तो बहुत ही तकलीफ़ देह था। इस दफ़ा भी ओलंपिक्स में मेरा ख्याल है 7-8 एथलीट हैं जो पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और कभी भी पाकिस्तान ने जो भी ओलंपिक्स होते रहे हैं, कभी भी उनमें कोई ख़ास खातिर ख़्वाह परफॉर्मेंस नहीं दी। जब हमारी हॉकी टीम कभी अच्छी हुआ करती थी तो उस वक्त हम फिर भी कुछ उम्मीद लगा लेते थे। अब तो हॉकी टीम का भी अल्लाह ही हाफिज़ है, क्रिकेट टीम का भी अल्लाह ही हाफिज़ है, और बाकी भी जो स्पोर्ट्स हैं उनको ना तो इतनी हुकूमत तवज्जो देती है और ना ही लोगों का कोई बहुत ज़्यादा रुझान रहता है। तो इस वजह से ये सारी जो खेलों की सरगर्मियाँ हमारे मुल्क में वो मांद पड़ती जा रही हैं। लेकिन ऐसे में अरशद नदीम जैसे एथलीट जो कि अपने बलबूते पर, मैं फिर कहूँगी अपने बलबूते पर निकलें, मेहनत करें और किसी भी तरह आगे बढ़कर पाकिस्तान का नाम रोशन करें, तो इससे बेहतरीन बात कोई हो ही नहीं सकती। इससे ज़्यादा खराज तहसीन किसी और को पेश किया ही नहीं जा सकता। अरशद नदीम जो कि एक बहुत ही आप समझ लें कि बैकग्राउंड भी उनका ऐसा है कि बहुत बैकवर्ड एरिया से हैं, और मियाँ चन्नू से उनका ताल्लुक़ है, एक गांव में उनका घर है। और इससे पहले भी जो मुख्तलिफ़ इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के, उनमें वो ज़ाहिर है कि परफॉर्म करते रहें, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहें, तो इसलिए लोग उनको जानते तो थे कि ये अरशद नदीम हैं। और ये मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर भी हमें नज़र आए। इमरान खान साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब हों, जो भी वक्त की हुकूमत है वो ज़ाहिर है जो कोई भी कहीं भी किसी इवेंट में रिप्रेजेंट करता है उसको इनकरेज करने की कोशिश करती है। तो ये हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर आप ये बात कहें कि उनको बड़ा कोई किसी ने फैसिलिटेट किया या बड़ा ग्रूम करने के लिए उनको कोई वसाइल मुहैया कर दिए, तो ऐसा कुछ नहीं था। उस बंदे ने तने तनहा अपने बलबूते के ऊपर, या जो भी उनके इमीडिएट कोच थे, सिर्फ उनकी हेल्प के साथ जो है वो पाकिस्तान का नाम आज इस तरह से बुलंद करने में कामयाब हुआ है। अरशद नदीम ने कल जब ये फ़ाइनल खेलना था जेवलिन थ्रो का, तो इसमें भारत के जो नीरज चोपड़ा हैं उनसे उनका मुकाबला था। बाद में मुझे पता चला है कि वो उनके दोस्त भी रहे हैं मुख्तलिफ़ इवेंट्स में। ज़ाहिर है रिप्रेजेंट करते होंगे, वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, ये इनके तो ज़ाहिर आपस में दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन मैं ज़रूर ये बात कहूँगी कि नीरज चोपड़ा जो हैं बहुत ही एक भली औरत के बेटे हैं, और उनकी तरबियत में भी ये नज़र आता है। और फिर जब मैंने उनकी वालदा की गुफ्तगू सुनी तो मुझे पता चला कि वो फिर सही मतलब माँ की जो तरबियत है वो बेटे में नज़र आ रही है। और इसी तरह से जो अरशद नदीम की वालदा है, बहुत सादा सी औरत हैं, देहाती, और उनकी भी आप गुफ्तगू सुने। ये बहुत बड़े लोग हैं, मैं आपको बताऊँ, ये छोटे छोटे घरों में रहने वाले बहुत बड़े लोग हैं। इनके घरों में बिठाने के लिए आपके पास कुर्सी नहीं है इनके पास, लेकिन इनके दिल कितने बड़े हैं ये आप देखिए, और इनके काम कितने बड़े हैं, इनके गुण कितने बड़े हैं। तो ये कल जो खुशी अरशद नदीम ने दी है वर्ल्ड ओलंपिक्स में, इन्होंने ना सिर्फ ये कि एक रिकॉर्ड बनाया सबसे ज़्यादा लंबा थ्रो करने का, और इतना लंबा थ्रो कर दिया है कि बड़ा मुश्किल है कि कोई आसपास इसको जल्दी क्रॉस कर सके। और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। जब ये क्वालिफाइंग राउंड चल रहा था, मैं थोड़ा सा फॉलो कर रही थी,
तो उस वक्त पता ये चला था कि इन्होंने जो मैक्सिमम थ्रो फेंका था वो 86 पॉइंट समथिंग था। और आम तौर पर जो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा ख़ुद बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं और ये मुख्तलिफ़ जो इवेंट्स में ये भी फेंकते रहे हैं जो जेवलिन, तो इनकी भी थ्रो इसी तरह 88, 89 इस तरह से कुछ इसके आसपास ही उसकी रेंज रहती है। लेकिन अरशद नदीम का कल दिन था जनाब, और उन्होंने तो एक ऐसा काम किया कि जो अनबिलीवेबल था। कोई भी इस हद तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतना ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए ये कारनामा कर सकेंगे। बहुत इमोशनल फीलिंग्स थी और अरशद नदीम को पाकिस्तान के लिए यूं लड़ता देखना और उनके लिए इस तरह से उनका परफॉर्म करना एक ऐसी फीलिंग थी जो बहुत अरसे के बाद फ़ील हो रही थी। गूज़ बम्स आ रहे थे, लोगों की आंखों में आंसू आ रहे थे। उनको बार बार हम वो क्लिप देख रहे थे जिसमें वो जिस तरह से थ्रो कर रहे थे और फिर जो उनके जज्बात थे वो भी काबिल कदर थे। सजदा रेज़ हुए वो, और फिर जिस तरह से उन्होंने शुक्र अदा किया। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बार बार ऐसे मनाजिर देखने को दे कि जब हम प्राउड फ़ील करें और जब हमें अंदर से खुशी महसूस हो। जो अच्छी चीज़ थी ये कि मैं ट्विटर रात को फॉलो कर रही थी, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि एक ऐसी चीज़ है जिसने पूरे मुल्क को यकजा किया हुआ है। हर कोई दुआ कर रहा था कि ये कामयाब हो जाएं, ये जीत सकें, और फिर हमने देखा कि ऐसा हुआ भी। और कुछ देर तो वो यूनिटी बड़ी बरकरार रही और उसके बाद सब जो है मतलब खुश थे इस बात के ऊपर एज़ पाकिस्तानी के जी इतना बड़ा रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के लिए अरशद नदीम ने बनाया है। लेकिन फिर उसके बाद वही अजीब व गरीब किस्म की घटिया सियासत जो है वो शुरू हो गई। बहुत अफसोसनाक मरहला था ये भी देखना। लेकिन इससे पहले कि मैं उस सियासत की तरफ जाऊँ, अरशद नदीम की जो वालदा हैं उन्होंने जिस तरह नीरज चोपड़ा के लिए कहा कि वो भी मेरा ही बेटा है, मुझे खुशी है कि उसने सिल्वर मेडल जीता है, और सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा जो भारत से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी वालदा ने भी इसी तरह के जज्बात अरशद नदीम के लिए कहे। तो बहुत अच्छा लगा ये देखना। देखिए यही है बात कि मोहब्बतें बांटनी चाहिए, नफ़रतें नहीं, गजली कटी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि मोहब्बत और जोड़ने की बातें करनी चाहिए। और ये मेरा ख़्याल एक पैगाम है मोहब्बत का कि आप जब खेल के मैदान में हो तो मुकाबला ज़रूर होता है, लेकिन इसके अलावा जो है जो भी आपके एथलीट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, ये आपके सिफारतकार होते हैं, ये मोहब्बतें बांटते हैं। मेरा ख़्याल है ये जो पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर्स हैं और भी लोग हैं इनके लिए भी, जो कि तल्ख़ बातें करते हैं, उनके लिए भी इसमें एक मैसेज है। तो ज़बरदस्त जी, उनकी वालदा बहुत बड़े दिल की हैं, ज़बरदस्त उन्होंने तरबियत की अपने बच्चे की भी, और वो नज़र भी आई। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से छोटे लोग पाए जाते हैं जो हर चीज़ में घुस जाते हैं कि जी कोई कुछ किया है या नहीं किया है, क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं। तो ये जो घटियापन है ये हमारे यहाँ कभी ख़त्म नहीं होता, और इस बात का अंदाज़ा शुरू से था। जैसे ही रिकॉर्ड बन रहे थे सारे शुरू हो गए कि अब खबरदार जो क्रेडिट लेने कोई आया, क्योंकि ये बंदा वो बंदा था जिस बेचारे के पास नया जेवलिन ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे, और वो इधर उधर मारा फिर रहा था कि किसी तरह कोई उसको स्पॉन्सर कर दे और वो जेवलिन नया ख़रीद सके। वो नेज़ा जिससे वो हिट करते हैं वो तक ख़रीदने के लिए उसके पास, बेचारे के पास पैसे नहीं थे। अंदाज़ा लगाएं आप। और ये इस तरह की बात थी कि ये बाहर भी बात मशहूर थी कि जी इसके पास पैसे नहीं थे। मैं इंडियन चैनल्स की कवरेज भी देख रही थी, वो भी इस चीज़ को एलेबोरेट कर रहे थे। फिर वो नीरज चोपड़ा का एक इंटरव्यू का मैंने क्लिप देखा, तो वो तक भी इस बात के ऊपर कह रहा था कि जी इनके जो हुकूमत के लोग हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो जब कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है आप उसको उस वक्त सपोर्ट ना करें, और जब वो कामयाब हो जाए तो फिर आप आ जाएं कि लें जी सारी कामयाबी तो हमारी है, ये तो हमारा विज़न है, फिर विज़न आप करते हुए आ जाएं। तो ये मतलब इन लोगों की कोई लिमिट ही नहीं है। ये इनकी मेंटालिटी ऐसी है इस शरीफ फैमिली की स्पेशली, कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इतना सा भी कुछ करते हैं ना, एक टॉफ़ी भी किसी को दे देते हैं तो इनकी कोशिश होती है कि उस टॉफ़ी के ऊपर भी ये ना पूरी 1 करोड़ रुपए की ना कोई तशहीरी मुहिम जारी बना लें, कर लें कि बता दें कि ये टॉफ़ी हमने लेके दी। इस तरह के ये लोग हैं। अब वो मतलब पहले हम इस बात से तंग थे कि मरियम नवाज़ साहिबा कोई दूध का डब्बा बना रही हैं, उसके ऊपर अपनी तस्वीर पे लगवा रही हैं, या कोई कैंप वासा का लगा हुआ है उसके ऊपर लग रही है तस्वीर, कोई आपने पार्क बना दिया उसके ऊपर तस्वीर लगा, वो तस्वीरें लगा के बस मशहूरी कर दो हमारी कि हम सब कुछ कर रहे हैं। वो चीज़ें अब वो बंदा भाई अपने बलबूते पर कर रहा है जो कर रहा है, और उसके बाद जनाब अब सारे शुरू हो गए। शहबाज शरीफ साहब ने पहले तस्वीर लगा दी जी, उसको चेक दे रहे थे जब कोई 10 से 1 लाख का किसी वक्त दिया होगा, वो तस्वीर लगा के और मशहूरी। उस्मान बुज़दार साहब जो आगे पीछे कभी ट्विटर पे आते भी नहीं हैं, उनको भी फौरी मौका मिल गया अपनी तशहीर का, उन्होंने भी जनाब 5 लाख का कभी चेक दिया था, वो तस्वीर उनके साथ देते हुए की लगा दी। मतलब फॉर गॉड से, जिसका क्रेडिट है यार उसको लेने दें, उसका दिन था उसको सेलिब्रेट करने दें, उसको बस उसकी दाद और तहसीन करें। बीच में अपना आपने आके जो
एक मशहूरी नामा करना होता है, उससे आप बाज नहीं आ सकते एक दिन के लिए। सारा दिन आप यही करते हैं, पहले दोपहर में आप पॉलिश करते हैं, रात को आप कहते हैं अब हमारी कोई पॉलिश करे। ये वाली सूरत हाल है आपकी। तो ये इन लोगों ने हरकत की, ऊपर से फिर एक फेक सी सुबह वीडियो बनाई कि जी वो क्लिप चला के ना उनका LCD पे, और जी वो बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, साथ राना मशहूद साहब बैठ गए। इतना फेक काम करते हैं खुदा की कसम कि उल्टा इरिटेशन हो जाती है। और वो एकदम उसने हिट किया, वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी शहबाज शरीफ साहब, ये आपका विजन है, आपका विजन है, आपका विजन। कमाल है यार, मतलब कैसे कर लेते हैं भाई आप लोग, आपका विजन है क्या? वो किस लिए विजन का वो कर रहे हैं कि जी पंजाब यूथ फेस्टिवल में कभी उस बेचारे ने कहा था कि जी मैंने परफॉर्म किया था, तो ये आपका टैलेंट हंट। भाई मतलब फ़ौरन आप आ जाते हैं कि किसी तरह इनकी हम जो है वो शुरू कर दें खुशामदें। मतलब लिमिट है यार, किसी वक्त रजते ही नहीं है ये लोग अपनी खुशामदों से। ये हालात हैं इस मुल्क के। तो बहरहाल बस अब इस पर मैं मज़ीद क्या वक्त वेस्ट करूं, लेकिन सुबह से मैं ये चीज़ें देख के पक रही थी कि ये किस तरह का मुल्क है कि यानी अगर एक बंदा कोई खुशी का ले ही आता है लम्हा हमारे लिए, तो उसको भी ये लोग कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। और फिर PMLN के जले कटे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शुरू हो गए, वो उसको किसी भी तरह उसके ऊपर फेंकने के लिए, जिसको कहते हैं जलती तेल डालने के लिए कि जी ये तो PTI वाले सड़ गए, ये हो गया, 92 का हीरो तो कुछ भी नहीं था, ये हसल और वगैरह वगैरह। मतलब फॉर गॉड से यार, छोटी हरकतें, घटिया हरकतें किसी वक्त बंद नहीं होती। बहरहाल दफ़ा माने इन्हें। अब आगे बात करते हैं जी, आज की बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें भी हैं कुछ, वो भी आपके साथ शेयर करूं। आज किसी और केस के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज बड़ा दबंग किस्म का जी कुछ लिखा है पैराग्राफ, वो आपके साथ शेयर करते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, द अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आइनी तशरीह, इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले महज सिफारिशात या एडवाइजरी नहीं होते, फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट आइन की हतमी तशरीह करने वाले इदारे के तौर पर फैसला करती है। फैसलों को नज़रअंदाज करना, उन पर अमल दरामद में ताख़ीर करना आइनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। अदालती फैसलों पर अमल दरामद करना कर्टसी नहीं बल्कि आइन की मंशा है। तो वो तमाम लोग जो भंगड़े डाल रहे थे कि जी इलेक्शन कमीशन ने अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं किया तो बड़ा अच्छा काम किया, ये वो, तो उनकी ज़रा तबीयत साफ़ की है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कि किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। ये कोई आपकी अखलाकी वो जिम्मेदारी नहीं है कि जी आपने करना है, ये बाउंड है, आप बाउंड हैं इस चीज़ के कि आपने फ़ैसले पर अमल दरामद करना है। ये कोई हमारी तजवीज़ नहीं होती कि कर लें तो कर लें, कोई बात नहीं, अगर ना किया तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। जब फैसला है, वो तजवीज़ नहीं है, फ़ैसले पे अमल दरामद होना है। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी एक और किसी केस के सिलसिले में आज बड़े आम रिमार्क्स दे रहे थे, तो वो बड़े गुस्सा हो रहे थे कि उनके फ़ैसले पर अमल नहीं हुआ। हालांकि उसका भी तफसीली फ़ैसला जारी नहीं हुआ, लेकिन उस केस में भी उन्होंने ये बात कही कि जी तफसीली फ़ैसला जारी नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। आपने तमाशा बना दिया आइन का, कानून का, मुल्क का। और बड़ा गुस्सा होते हुए वो ये तक बोले कि जी आपको पता भी है कि आपने मुल्क का हाल क्या कर दिया है। कहते हैं कि जी कोई जर्नैल जो है वो अपनी फ़ाइल तक नहीं दिखाता। फिर कहते हैं जर्नैल और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल रखा है, आपको इदराक भी है। वो जो हुकूमती नुमाइंदे थे उनको ज़रा लताड़ रहे थे। तो अब ये काजी साहब कहते हैं कि जी जो ग़ुलामी की ज़ंजीरें हैं वो तोड़ दो। हंसी आ रही थी वैसे इस तरह की बातें सुनते हुए। ये जुमले ऐसे इमरान खान साहब ने बोल के अपने साथ नत्थी कर ली हुए हैं कि कोई और बोलता है तो लगता है वो इमरान खान साहब को ही फॉलो कर रहा है। तो बहरहाल काजी साहब ने भी आज कह दिया कि ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दें, लेकिन काजी साहब सबसे पहले तो फिर वो आप खुद तोड़ लें। क्या आप आज़ाद मुनसिफ हैं? सबसे पहले तो लोग ये सवाल करेंगे आपसे। ये इसलिए हम सवाल करेंगे बड़ी माजरत के साथ, बड़ी अदब के साथ, कि जनाब आपके तो अपने जो जज साहिबान हैं वो आपको चीखते चिल्लाते पुकारते फिर रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव है, ये वो। आप तो उन्हें इंसाफ नहीं दे सके। आपके तो अपने सवालों पर लोग इंसाफ का सवाल उठाते हैं कि आप ये आज़ादाना फ़ैसले कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फिर आप क्या दूसरों को मशवरे दे रहे हैं कि आज़ाद हो जाओ और ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दो। फिर लेकिन मंसूर अली शाह साहब के फ़ैसले की इम्पोर्टेंस और काजी साहब ने भी मैंने जो बात की, तो इससे ये एक आप समझ लीजिए कि आने वाले मंजरनामे का कर्टन रेजर है।
जिसमें जजेस इस बात पे बिल्कुल क्लियर हैं कि फ़ैसले पे अमल तो होना है। ये नहीं आप कह सकते कि 2 जजों ने इख्तिलाफ़ कर लिया तो लिहाजा उनका फ़ैसला मुक़द्दम हो गया क्योंकि वो आपकी पसंद की बात कर रहे हैं, और बाकी जो जजेस हैं जो अक्सरियत में हैं, जिन्होंने तशरीह की है अपने हिसाब से, आप कह रहे हैं कि जी वो तो गलत फ़ैसला है, लिहाजा हमने अमल नहीं करना। गलत है, सही है, नज़रसानी होगी नहीं होगी, नज़रसानी में फ़ैसला तब्दील होगा नहीं होगा, वो सब बात की बातें हैं। पहली जो चीज़ है, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जब फ़ैसला आ चुका है तो आपको उस पर अमल करना ही है। तो अब मेरा ख्याल है इस फ़ैसले से काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया इलेक्शन कमीशन को भी कि इसमें इनकी माफ़ी नहीं होनी। बाकी 2 एक अहम ख़बरें और हैं। मियाँ जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं अज़हर मशवानी साहब के भाइयों का केस सुन रहे हैं, और इस केस में उन्होंने अब वक्त दिया है 2 दिन का, और उन्होंने कहा है कि फ़ौरी तौर पर अगली पेशी पे जो है उनके भाइयों को पेश किया जाए। ये नहीं है कि रिपोर्ट पेश किया जाए। और ये भी उन्होंने पूछा कि क्या वजह है कि यहाँ पर आप लेके आए हैं केस, तो लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा था। तो फिर उन्हें बताया गया कि एक व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए ये कहा गया कि अज़हर मशवानी अगर PTI से अलहदगी इख्तियार करते हैं और जो भी उनकी डिमांड्स थी वो रखी गई, तो फिर उनको जो है प्रोड्यूस कर दिया जाएगा उनके भाइयों को, क्योंकि उनके भाई इस्लामाबाद में हैं। तो जब ये पता चला कि उनके भाई इस्लामाबाद में हैं तो इसलिए ज्यूरिसडिक्शन जो कि फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी बन सकती है, तो इसलिए फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके दरख्वास्त दायर कर दी गई है। तो फिर इस पे मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने सारी एक जो उनकी टाइमलाइन थी वो मंगवाई कि क्या क्या कब उनके भाइयों को, उनके वालिद को, ख़ुद अज़हर मशवानी को उठाया गया, गिरफ़्तार किया गया, जिस तरह लापता रखा गया। तो वो सारी उन्होंने जो उनकी हिस्ट्री थी, एक रिकॉर्ड था, वो मंगवाया है, और उसमें उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी हैं। तो लेट्स सी कि वो इसके ऊपर आगे क्या फ़र्दर पेशरफ्त होती है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जहाँ पे हम देखते रहे एक पैटर्न कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब मामला आता है तो फिर बंदे सामने आ ही जाते हैं, तो वी होप कि ऐसा हो। आखिर में जी आपको ये ख़बर दे दें कि मस्जिद नबवी के इमाम जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, और यूँ तो अहम शख्सियात मिलने जुलने के लिए आती हैं, खैर सगाली के दौरे भी होते हैं, और इससे पहले भी हम देखा है कि आते रहते हैं। जो इमाम काबा भी हैं वो भी आ चुके हैं, और भी लोगों के वफूद का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन इस दफ़ा जो इमाम यानी मस्जिद नबवी के जो इमाम हैं उनके हवाले से बड़ी लोग इम्पॉर्टेंस समझ रहे हैं उनके दौरे की, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जो हालिया पाकिस्तान का एक तनाव का माहौल है सियासी, उसमें वो कोई शायद अहम मैसेज लेके आए हैं, कोई किरदार अदा कर सकते हैं। तो इस चीज़ से भी लोग इसको जोड़ रहे हैं। अब वाकई क्या इसका कोई ताल्लुक़ इस बात से है या नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले नईम अशरफ भट्ट भी ये ख़बर दे रहे थे कि जब इमरान खान साहब की टॉक्स जो पसे पर्दा चल रही थी किसी हद तक, वो बड़ी करीब थी कि किसी सोल्यूशन पे पहुंच जाते, लेकिन वहाँ पर सऊदी अरब से मुतालिक जो शेर अफजल मरवत साहब का बयान था वो आया, जिसने इस सारे जो प्रोसेस को सबटाज किया। तो वो ये बात कर रहे थे कि सऊदी अरब कहीं ना कहीं इस सारे मामले में इसका मतलब है कि कोई किरदार अदा कर रहा है। तो अब मस्जिद नबवी के इमाम ज़ाहिर है एक बहुत ही अहम बड़ी रूहानी शख्सियत हैं और बड़ी अहम शख्सियत हैं। देखना यह है कि क्या वाक़तन वो कोई सुलह सफ़ाई करवाने के लिए आए हैं या फिर ये उनका अपना प्राइवेट एक खैर सगाली दौरा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इसके असरात आपको चंद ही दिनों में नज़र आना शुरू हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ हुआ। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।